आज के यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पहले तो ये समझ नहीं आता कि मैं पढ़ाई लिखाई क्या करूं, और अगर मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली है तो मेरे को उसके बाद जॉब में जाना है या प्रोफेशन में जाना है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। बिकॉज मेरे फादर का फर्स्ट बिजनेस था, मैं सेकंड जनरेशन हूँ, सो मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं है। सो पहले मेरे लिए क्लाइंट का बेनिफिट है, इसके बाद अपना बेनिफिट है। तो इन्वेस्टमेंट अपने लिए करो, और इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हो, इसमें कोई झूठ नहीं है, बट सही तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करो। MDRT एक ऐसा टैग है जिसको लेने के लिए लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। उसने छोटी सी उम्र में 21 साल की उम्र में 3 बार MDRT कर ली। बिकॉज आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं पता है टाइम का कब क्या हो जाए आज की डेट में। कहाँ तक आप इस बात को मानते हैं कि आप जितना ट्रैवल करते हो उतना ज़्यादा सीखते हो? सर, मैं कस्टमर को एक ही चीज़ कहता हूँ, या तो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करवा लो या आप प्रोडक्ट ले लो। कहाँ पे जाके आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, कि आज ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी के पीछे ही भागना है। फ्रीलांसिंग में बहुत कुछ होता है। तो यंगस्टर्स के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी, कम से कम जितना आप अभी अर्न कर रहे हो इसका कम से कम आप 40 to 50% एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी, बाय प्रोफेशन अ फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन अ यूट्यूबर। आज मैंने जिन गेस्ट को अपने यहाँ पे आमंत्रित किया है वो हमारी ही फील्ड से हैं, लेकिन हमसे बहुत यंग। उन्होंने बहुत यंग एज में फाइनेंशियल प्लानिंग की फील्ड को चूज़ किया है। क्या कारण है इस फील्ड को चुनने का और क्या रीज़न है उनका इस फील्ड में आने का? आज के यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो पहले तो ये समझ नहीं आता कि मैं पढ़ाई लिखाई क्या करूं, और अगर मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली है तो मेरे को उसके बाद जॉब में जाना है या प्रोफेशन में जाना है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, और इसी कन्फ्यूजन में उसके बहुत सारे साल निकल जाते हैं। फिर उसको ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन जिस यंगस्टर से आज हम आपको मिलवाएंगे उसने अपना विजन बहुत जल्दी क्लियर कर लिया कि मेरे को किस फील्ड में जाना है और क्या काम करना है, और उसी को लेकर वो अपना काम कर रहे हैं। और सबसे मज़े की बात कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में MDRT एक ऐसा टैग है जिसको लेने के लिए लोगों को 5-5, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। उसने छोटी सी उम्र में 21 साल की उम्र में 3 बार MDRT कर ली और लगभग आधी दुनिया घूम चुका है सिर्फ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के अपने इस बिजनेस के दम पर। तो आइए आपको मिलवाते हैं यंग डायनामिक फाइनेंशियल प्लानर मिस्टर मानस भल्ला से। आइए जानते हैं उनकी स्टोरी, किस तरह से उन्होंने ये सारा फाइनेंशियल्स का जो बिजनेस है वो सेल्फ एम्प्लॉयड का खड़ा गया। मानस, वेलकम टू अवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आपने आज इनवाइट किया। तो मानस, ये बताओ कि आपकी 21 साल की उम्र है। हाँ जी। ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो गई या अभी चल रही है? ग्रेजुएशन का अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। ओके। हाँ जी, मैं चितकारा से BBA फिनटेक कर रहा हूँ, तो ये मेरा लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का भी लास्ट ईयर है। हाँ जी। 21 साल की आपकी उम्र है, 3 आपने MDRT करी। ये सारा कुछ हुआ कैसे? ये मेरे फादर के दम पे हुआ है और उनके आशीर्वाद से हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स का आशीर्वाद भी बहुत मैटर करता है। उन्होंने 27 साल पहले भल्ला इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के नाम से एक कंपनी शुरू करी थी 1996 के अंदर। तब से लेके अब तक MDRTs तो हमारी हो ही रही हैं। 18 साल की उम्र में मैंने भी उनके साथ बिजनेस शुरू करा और तब से अब तक हम भी कर रहे हैं। राइट। तो इसमें एक चीज़ और है कि आपने कालका जैसी छोटी सी जगह से ये बिज़नेस शुरू किया, जहाँ पर लोगों के लिए पैसा होता ज़रूर है लेकिन उनको ये नहीं पता होता पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। तो आपके फादर ने जब ये चीज़ शुरू करी उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे। तो अब आप इस फील्ड में सिर्फ ये सोचकर आ गए कि फादर का एक बना बनाया एक सेटअप है, उस प्लेटफॉर्म को एनकैश किया जाए, या आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट था इस बिज़नेस में आने का? देखो, बचपन से मेरे फादर का ऑफिस और मेरा घर बहुत डिस्टेंस का गैप नहीं है। आप तो आए भी हो पहले, आपने देखा हुआ है। सो बचपन में जैसे संडे होते थे, सैटरडे होते थे, छुट्टी होती थी, मेरा खुद का इंटरेस्ट रहता था कि पापा के पास जाकर बैठूं, उनकी बातें सुनूं। उनकी बातों ने मेरे को इंस्पायर करा आज तक, और उन्होंने जो लोगों का ट्रस्ट बनाया और लोग आकर उनके बारे में मेरे को इतना कुछ बताते हैं, उस चीज़ ने मेरे को बहुत अंदर इंस्पायर करा है कि ये जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस है इसको आगे क्यों ना बढ़ाया जाए, बजाय कि मैं कुछ अपना रन करूँ। बिकॉज उन्होंने मेरे को बहुत इंस्पिरेशन दी है इस बिज़नेस में आने के लिए, और मेरा खुद की बहुत इच्छा थी कि मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू करूं। राइट। तो इंस्पिरेशन जब आपने फादर से ली और आपने जब इस बिज़नेस में एंट्री करने की कोशिश करी, और जब आप क्लाइंट्स, शुरू में पापा ने मिलवाया होगा कि ये मेरा बेटा है जी, इसने काम शुरू करा है जी, इसको थोड़ा देखो, एंट्री एक ईजी मिल गई। लेकिन उसके बाद अपने आप को अपने नाम से और मानस के नाम से मार्केट में जाना तो कितना ईजी रहता है, कितना टफ रहता है?
कई बार टफ भी रहता है। देखो, जब आपको नया क्लाइंट बनाना है, कोई भी है, चाहे आपकी पुरानी कंपनी है, थोड़ा सा आपको टफ रहता है, बिकॉज एक नया क्लाइंट को आपके पास लाना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। बट एक बार आप उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने लग जाओ, उसका रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करो, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। विश्वास अगर कस्टमर का बनेगा तो वो आपके पास दोबारा आएगा और उसको आप अच्छी चीज़ दोगे और सच बोल के दोगे। मेरे फादर ने हमेशा एक चीज़ मेरे को सिखाई है, जो चीज़ खुद के पास है वही कस्टमर को दो, और जो आपको अपने लिए लेना है वही सोचकर कस्टमर को दो। अगर हम कभी भी ये सोचकर देने लग जाएंगे क्लाइंट को कि नहीं ये उसके लिए है, मेरे को इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को लगता है नहीं चल पाएगा, और वो हमारे ब्लड के अंदर भी नहीं है। बिकॉज मेरे फादर का फर्स्ट बिजनेस था, मैं सेकंड जनरेशन हूँ, सो मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं है। सो पहले मेरे लिए क्लाइंट का बेनिफिट है, इसके बाद अपना बेनिफिट है। राइट। अब क्लाइंट के बेनिफिट की आपने बात की, जब आप एक क्लाइंट के पास जाते हो, क्या थॉट प्रोसेस होता है जब आप एक क्लाइंट के पास बैठते हो जाके टेबल पे? ठीक है, आपने अपॉइंटमेंट ले ली, उन्होंने आपको बुला भी लिया। एक तो होता है कि आजकल क्लाइंट जो है ना वो सोशल मीडिया से या जो अपने जितने भी फाइनेंशियल पोर्टल्स हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें स्टडी करके आपके सामने बैठता है। दूसरा, आप अपने दिमाग में थॉट लेके चले हुए होते हो कि मेरे को यहाँ जाके ये प्रोडक्ट पिच करना है। तो उस जद्दोजहद में पिचिंग होती कैसे है? क्लाइंट जो मांगता है वो देते हो, या आप जो सोच रहे हो वो जाते हो, या पहले आप समझना चाहते हो कि क्लाइंट चाहता क्या है? सबसे पहले ऑन द टेबल जाके पहले तो हमारी सबसे ज़्यादा ये बात रहती है कि हम क्लाइंट की बात को समझें जी। कि उसकी क्या सिचुएशन है, क्या चाहता है, किस पर्पस के लिए पैसे चाहते हैं वो, किस चीज़ के लिए वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, कब चाहते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम वो नहीं समझेंगे, सीधा अपना जाकर प्रोडक्ट समझाने लग जाएंगे, तो वो क्लाइंट के लिए बेटर प्रोडक्ट नहीं रहेगा। अगर उसको पैसा 10 साल में चाहिए तो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको 10 साल में दें, 20 में चाहिए 20। अगर हम क्लाइंट को प्रोडक्ट गलत देने लग जाएंगे कि 10 साल में चाहिए और 20 साल में, तो क्लाइंट का फ़ायदा नहीं है ना उसमें, और वो दोबारा हमारे पास कभी ट्रस्ट कर आ भी नहीं पाएगा। बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो ट्रस्ट के बेसिस पर ज़्यादा चलता है, आपको तो पता ही है, ट्रस्ट और रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो दूसरी चीज़ ये रहती है कि क्लाइंट को हमेशा फेथफुलनेस के साथ प्रोडक्ट दो और सच बोल के दो। तो ये सूटेबिलिटी हमारी पहले रहती है ऑन द टेबल। उससे बातचीत करने के बाद, इसके बाद हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपके लिए ये सही है या ये गलत है प्रोडक्ट। उसके हिसाब से अगर वो रिस्क प्रोफाइल में जाना चाहता है तो हम उसको म्यूचुअल फंड्स भी प्रेफरेंस करते हैं। अगर वो रिस्क में नहीं जाना चाहता है तो हमारे पास इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स भी हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम क्लाइंट को देते हैं। राइट। अब जैसे आप यंगस्टर्स हो, इंडिया कहते हैं कि एक यंग कंट्री है, और यहाँ पे आज की डेट में जो पैसा है वो अब शिफ्ट धीरे धीरे होते होते यंगस्टर्स के हाथ में आ गया। अब जब पैसा यंगस्टर्स के हाथ में आ गया तो डिसीजन मेकिंग पावर्स भी उनके हाथ में आ गई। मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं, आज हम उनके पास जाते हैं तो कहते हैं यार मैंने तो अब रिटायरमेंट ले लिया, अब तू बेटे से बात कर, जो भी करना है ये डिसीजन लेगा। अब उसमें कहीं ना कहीं एज गैप भी होता है, एक थॉट प्रोसेस भी होता है, जो हमारे साथ प्रॉब्लम है। आपके शायद वो कम होगा क्योंकि आप लोग एक ही एज ग्रुप से आते हो। एग्जैक्टली। तो अपनी एज ग्रुप के लिए जब आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग करने जाते हो तो क्या आप उनको गाइड करते हो, या क्या उनकी तरफ से थॉट आता है कि क्योंकि यंगस्टर्स उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से हम लोग सोचते थे, या जस्ट आपके पापा ने जब बिजनेस शुरू किया था जब वो क्लाइंट्स को समझाते थे, तो कितना डिफरेंस है आज के यंगस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए समझाना? रीज़न बीइंग उसके पास इंश्योरेंस के अलावा बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, तो ये कैसे रहता है आपका? तो पहले तो जैसे आपने फादर के टाइम की बात करी, अपने टाइम की बात करी, उस टाइम पे मेरे पापा ने अपनी एट द एज ऑफ 25 से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करी थी। तो तब उनके ऊपर मेरे को वो बताते हैं स्टोरी, तो उनके ऊपर बहुत लोग हंसते थे कि अभी तो तू 25 साल का है, अभी कहाँ से इन्वेस्ट अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहा है। और आज उनकी लगभग रिटायरमेंट प्लानिंग कंप्लीट होने भी वाली है। ठीक है। तो मेरे लिए ऐसा रहता है, जब मैं अपने पास सेकंड जनरेशन बच्चों के पास जाकर बैठता हूँ, मेरी तो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस ये रहता है, पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ उनको कि मैं इन्वेस्टमेंट अपने लिए कैसे करता हूँ और अपने लिए क्या विजन रखता हूँ। बिकॉज अगर मेरा खुद का विजन ही क्लियर नहीं होगा तो मैं दूसरे को जाकर तो क्या ही समझाऊंगा। बिल्कुल। तो उसमें ये रहता है कि आज की डेट में चाहे कोई भी सेकंड जनरेशन है, मेरे को नहीं लगता है, चाहे हम हैं चाहे आपके बच्चे होंगे, कि भी उनके ऊपर कोई ऐसा बर्डन है घर के ऊपर खर्चा देना है उनको, या घर बनाने हैं या गाड़ियाँ लेनी है। ठीक है, अब वो शौक के लिए हैं। पहले आप लोगों के साथ क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन के साथ जब आपकी उम्र थी, आपको घर में भी पैसे देने होते थे क्योंकि लिमिटेड पैसे होते थे उस टाइम सबके पास। बट हमारी जनरेशन में क्या है, अब ये मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा टाइम आ रहा है हमारा कि हमें अपना 60% ऑफ द मनी जोड़ना चाहिए। जो कि मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ मैं उसको ये समझाता हूँ कि तेरे को ना घर के अंदर इतना कोई बर्डन है, तेरे को तुम्हें सिर्फ अपने आप को स्टैंड करना है। तो इन्वेस्टमेंट अपने लिए करो
और इन्वेस्टमेंट से आप करोड़पति बन सकते हो, इसमें कोई झूठ नहीं है, बट सही तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा मानस, आज की डेट में यंगस्टर्स के पास पैसा बहुत है, तो जब आप एक यंग बंदे को ये समझाने जाते हो कि भाई आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, तो क्या आपके दिमाग में थॉट रहता है कि ये 2 या 3 प्रोडक्ट तो हर इंसान के पास होने ही चाहिए, उसके बाद आप जो मर्जी करो? देखो, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला प्रोडक्ट है जिसको मैं मानता हूँ कि देखो, लाइफ चाहे आपकी है चाहे हमारी है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कौन सी सिचुएशन कब हमारे सर के ऊपर आकर खड़ी हो जाए। सो हम अपने घर वालों के ऊपर बर्डन ना छोड़ें, इसीलिए पहला जो पिलर होता है वो है मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता है कि कौन सी बीमारी कब हमारे ऊपर आकर खड़ी हो जाए। सो अगर हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो मेरे पास एक पीछे से बैकअप प्लान होगा कि हाँ, अगर मेरे को कुछ कल को कुछ हो गया तो मेरे पास एक पॉलिसी पड़ी हुई है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है टर्म प्लान। हम टर्म प्लान को अर्ली स्टेज में आकर निगलेक्ट कर देते हैं कि छोड़ो, अभी से क्या प्रीमियम भरना है, वो मतलब अभी से क्या प्रीमियम भरना है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। बट हमें वो अर्ली स्टेज पर ले लेना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता है लाइफ अनप्रिडिक्टेबल कितनी ज़्यादा है। तो मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि घर वालों के लिए कल को कुछ भी हो मेरे को, तो एक पीछे से सोर्स ऑफ इनकम है। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास होनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स छोटी छोटी अमाउंट से सिप्स कर सकते हैं हम, जो कि वेल्थ क्रिएशन में भी फ्यूचर में हम जैसे बच्चों के लिए हेल्प कर सकती है, एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी। अभी आपने कहा कि ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स में आप ज़्यादा यंगस्टर्स को बताते हो। अगर मैं आपके अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करूं, तो आपके पास क्या क्या है और आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे टूल्स के साथ इन्वेस्ट करते हो? देखो, मेरे पास खुद के पास अपनी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि इंडिविजुअल है, फैमिली फ्लोटर में नहीं आती है, जो कि इंडिविजुअल मेरी अपनी है। एक मैंने टॉपअप भी उसके ऊपर लिया हुआ है, जो कि आई थिंक 60 लाख रुपीज़ की मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है। एक मेरे पास 2.5 करोड़ का टर्म प्लान मैंने जस्ट अभी लिया है, बिकॉज मैं अभी 21 ईयर्स का हूँ, तो उसके लिए 3 ईयर्स की ITR चाहिए होती है, तो मैंने अभी फाइल करी। सो एक मैंने 2.5 करोड़ का टर्म प्लान लिया है। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, मैं म्यूचुअल फंड्स को एक बहुत हॉट प्रोडक्ट और अच्छा कहता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एक अच्छा पैसा बनाना है तो उसके लिए मैं मंथली 50,000 रुपीज़ की SIP करता हूँ, और साथ में बीच में लमसम ऐड करता रहता हूँ जैसे जैसे मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे आते रहते हैं। अच्छा, ये हुआ इन्वेस्टमेंट्स का। आज के यंगस्टर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो ना सबसे पहले EMI में जाने की कोशिश करते हैं। भाई, मेरी अगर 1 लाख रुपए की सैलरी लगी है तो सबसे पहले तो मैं 20 लाख वाली गाड़ी उठा के ले आऊँ, जिसकी जो EMI होगी वही 50,000 चली जाएगी। फिर मैं एक आईफोन एप्पल ले आऊँ जो 1.5 लाख रुपए का आएगा, उसकी EMI 10,000 की जानी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि गाड़ी के ऊपर EMIs बनाना और फ़ोन्स के ऊपर EMI बनाना, इससे बेटर है आपकी इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को डबल करो, वो ज़्यादा बेटर है? देखो, आप ना हर किसी को अमीर तो बना नहीं सकते हो, मैं ये मानता हूँ, और हर किसी को आप माइंडसेट और थॉट प्रोसेस चेंज भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। सो इसमें से 90% बच्चे आज के डेट में, जो मेरे को लगता है मेरे हिसाब से, अब क्योंकि मेरी बात भी होती है बहुत सारे क्लाइंट्स से और सेकंड जनरेशन के बच्चों से जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, सो वो ऐसा ही करते हैं। वो सिप्स की जगह या किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस की जगह वो इधर EMIs पे कर देंगे। बट अगर हम उनको कोई जाकर प्रोडक्ट समझाएंगे या बोलेंगे सिप में बना लो, आप सिप से कार ले सकते हो, गोल क्रिएट करो, तो वहाँ नहीं देंगे। बट आप 6 महीने बाद इनिशियली देखोगे तो वो कार ले आएंगे उसकी, बिकॉज उनको हर चीज़ आज की जनरेशन को क्या है, इंस्टेंट चाहिए। चाहे वो रिटर्न्स है किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो कार है, चाहे घर है, या पैसा है। आज की डेट में बच्चों को हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, आपके टाइम की बात करें, तो आज भी आप लोगों को पेशेंस है कि आपको पता है कि आपको एक अपने ऊपर आत्मनिर्भर है, और आप जो चीज़ ले रहे हो उसके ऊपर आत्मनिर्भर है कि हाँ, ये कल को उभर के आएगी। या मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर हम आम की पेड़ की भी बात करें, आम का पेड़ भी फल देना तभी शुरू करता है जब उसको 15 से 20 साल हो जाते हैं। छोटा पेड़ कभी भी आपको फल नहीं दे पाएगा। अगर आपको, मेरे फादर एक चीज़ बोलते हैं, या तो एक आटे की बोरी ले आओ या उसको फैला दो। तो उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि अपनी एक कनक की बोरी लो और खेत में गेरो, तो बहुत सारी अपना फसल निकलेगी, उससे फसल निकलेगी, और उसके जितनी मर्जी आटे की बोरियां बना लो। एग्जैक्टली, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट्स और उसके साथ में इजी रिटर्न्स की बात करी। हाँ जी। आजकल के बच्चों को क्रिप्टो करेंसी का बहुत चस्का लगा हुआ है। आप एज ए फाइनेंशियल प्लानर क्या सजेस्ट करते हो कि क्रिप्टो में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इंडिया में अभी तक पूरी तरह से क्रिप्टो लीगल नहीं है।
मैं क्रिप्टो को एक बहुत अच्छा पर्सनल वे में कह रहा हूँ, नॉट एज अ प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज सबकी अपनी इन्वेस्टमेंट करने की थॉट प्रोसेस है और वो अपने हिसाब से करें ज़्यादा बेटर है, बिल्कुल। मेरे एडवाइस पर मत करें। सो मेरा अपना मानना है क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छी टूल नहीं है एज ऑफ मी, बिकॉज ना तो आपने खुद बोला रेगुलेटेड है, और जैसे कि हम कुछ भी बात करें म्यूचुअल फंड्स की, स्टॉक्स की, या जो चीज़ रेगुलेटेड है, जैसे इनके अंदर सेबी है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, पैन के साथ हमारा को सारा लिंक है, कल को फ्यूचर में कहीं नहीं पैसा जा सकता। ये हमारे पैन के साथ एक तो लिंक नहीं है, कल को आप इसका आई थिंक कोई नंबर आता है, मेरे को भी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नॉलेज है बिकॉज मैंने खुद नहीं पर्सनली कभी इन्वेस्ट करा। सो कोई नंबर निकल कर आता है, अगर वो गायब हो जाए तो आप उसको पैसा आपका गायब हो जाता है, जो मेरे को सुनने में आया। सो इसीलिए मैं मतलब उसको बहुत ज़्यादा नहीं मानता है, बिकॉज मेरे एक तो अपना थॉट प्रोसेस है, मेरे को जल्दी अमीर नहीं होना है, मेरे को पैसा डबल नहीं करना है, बिकॉज पैसा डबल कर कर आप थोड़े लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाते हो, मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी है। राइट। अच्छा मानस, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपके फादर ने एक टाइम लगा के एक चीज़ को क्रिएट करा, आपने भी उसको क्रिएट किया। कहते हैं जब छोटी उम्र में ना घर में बहुत सारा पैसा हो तो बच्चे के बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपके केस में ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्या कारण रहा कि आपने नहीं कहा कि मैं अभी क्यों कमाना शुरू कर दिया मैंने इतनी जल्दी, मैं तो अभी फादर ने इतनी लग्जरी क्रिएट करके रखी है, मैं उसी को एंजॉय करना शुरू करूं। तो क्या थॉट रहा कि आपने सोचा कि मैं बिजनेस करूं? मैं आपको ना एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ इसके ऊपर। मैं पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा था नहीं, ना अब भी नहीं हूँ, तो मेरे घर वालों को हमेशा ये रहता था, अगर अच्छे नहीं थे तो कभी पढ़ाई के लिए डांट पड़नी पड़ी? डांट देखो मदर से थोड़ी बहुत ज़रूर पड़ी है। फादर ने मेरे को एक चीज़ हमेशा सिखाई थी कि भी अच्छा इंसान बनना सीखो, मार्क्स भी ज़रूरी है बट पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो एक अच्छा इंसान बनना ज़रूर सिखाया और बन रहा हूँ, और अभी भी आगे और उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। सो मेरे को हमेशा मेरे घर वालों के होता था पता नहीं पास होगा नहीं होगा, मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही था। मैं कभी भी टॉपर तो नहीं रहा हूँ अपनी, ना क्लास का ना किसी चीज़ का, एकेडमिक्स के अंदर मैं 60-70% वाला बच्चा हूँ। सो मैंने नंबर्स के साथ साथ दुनिया को पढ़ना भी थोड़ा बहुत ज़रूर सीखा, और सीखना तो हमेशा चलता ही रहता है, आपको पता ही है। राइट। और आगे भी हम सीखेंगे। अच्छा, आपके साथ के जो आपके क्लासमेट्स रहे होंगे, जो आपके दोस्त रहे होंगे, आज वो देख रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा बन गया है, तो कभी वो रश नहीं करते इस चीज़ के लिए कि यार हम सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते रहे और ये एक्चुअल ज़िंदगी में जो चाहिए था वहाँ पे चला गया? तो कभी इस तरह से आपस में होती नहीं है कि यार तू बड़ा सही निकल गया, हम रह गए? या आपको लगता है यार जो मेरे साथ के लड़के थे वो आईटी कंपनीज में, मल्टी कंपनीज में लाख 2-2 लाख रुपए का पैकेज लेके, और मैं कहाँ रोज़ सुबह एक नया कस्टमर ढूंढने चल पड़ता हूँ कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड में फंसा हूँ, किसी ने पॉलिसी मिलती है नहीं मिलती है? तो कुछ इस तरह का वो दिमाग में चलता नहीं है? देखो मेरे लिए ना एक इंस्पिरेशन ज़रूर रही है, मैं हमेशा कहता हूँ वो मेरे फादर। सो मेरे को हमेशा से ये था, मेरे फादर ने जिस बिज़नेस के ऊपर 27 साल अपने दिए हैं, अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, तो मेरे को उसको आगे रन करना है, मेरे को उसको बैकअप नहीं छोड़ना है कल को कि भी हाँ उन्होंने मेरे को कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा कि हाँ तू ये कर वो कर, बट मेरे को हमेशा दिल में ये था कि हाँ उन्होंने इतनी मेहनत करी है तो मेरे को उस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। आप जैसे कह रहे हो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है, कोशिश में है, बट हाँ मैं उन लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा अगर आप अभी भी अच्छी स्टेज पे इन्वेस्टमेंट शुरू करो तो हो सकता है मेरे से 4-5 गुना 10 गुना लेकर जाओ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। अच्छा मानस, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके केस में, आपकी एक सिस्टर है जिसको आपके पापा ने एक टारगेट के साथ उसके लिए एक पैसा इकट्ठा करा और उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा। जब आपका टाइम आया तो आपने नहीं इस घर बात के लिए कहा कि भाई मैं भी फॉरेन जाऊंगा, मैं भी बाहर जाके पढ़ूंगा, वापस आऊंगा नहीं आऊंगा वो एक अलग सिचुएशन है? क्योंकि बच्चों को जिस बेल्ट में हम बैठे हैं यहाँ पे हर किसी का क्रेज़ है, ड्रीम है कि मेरे को अब्रॉड जाना है। तो आपकी कभी इस बारे में झगड़ा नहीं हुआ कि मेरे को क्यों बिजनेस में घुसेटा जा रहा है, या मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मेरे को तो अल्टीमेटली फॉरेन जाना है, वहाँ की लाइफ थोड़ी सी ईजी है? मेरा देखो झगड़ा इस बात पे कभी हुआ ही नहीं, बिकॉज मेरे ना लाइफ गोल्स बहुत क्लियर थे कि हाँ मेरे को एक टाइम के बाद आकर अपने फादर के साथ ही बिजनेस करना है। ओके। मेरे लाइफ गोल्स बहुत क्लियर है, अब भी बहुत क्लियर है कि मेरे को आगे क्या करना है। ठीक है। सो मेरी जहाँ तक बहन की बात है, उसने बाहर से डिग्री करी बिकॉज उसका एक ड्रीम कह लो या उसके एक था कि मेरे को बाहर से करना है। उसका भी कुछ ऐसे प्लान नहीं था, बस हम एक बार गए उसकी आफ्टर +2 के बाद,
सो उसको कोर्स पसंद आया, सो मेरे फादर ने कहा तेरे को पसंद है तो तू कर ले, बिकॉज वो नॉन मेडिकल का बच्चा था। ठीक है। सो इसीलिए हमारा इसके ऊपर कभी ना कोई लड़ाई हुआ ना झगड़ा हुआ, बिकॉज मेरा खुद का मानना था कि मेरे को बिजनेस में आना है और उसको आगे बढ़ाना है। राइट, तो मतलब आपका बाहर जाने का कोई ड्रीम नहीं था? नहीं, मेरा बाहर जाने का कोई ड्रीम नहीं था, ना आगे है, बिकॉज मैं ये मानता हूँ, मैं अपने भारत देश के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ और मेरे को ये पता है कि इंडिया ग्रोइंग कंट्री और इंडिया से बेस्ट कंट्री कोई इस टाइम है ही नहीं। अच्छा, ये तो रहा कि आपने बाहर जाके सेटल नहीं होना, लेकिन आप अपने बिजनेस के साथ, जैसे आपने एमडीआरटी किया, आप हेल्थ इंश्योरेंस में बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप इसके साथ लगभग आधा यूरोप और आधा एशिया तो आप घूम ही चुके हो। तो क्या एक्सपीरियंसेस आपके हैं जब आप बाहर जाते हो? आपके जैसे जैसे आप एक कंपनी के लिए काम करते हो, वहाँ पे अभी आप एक शहर में मिलते हो तो 50 लोग आपको सेम कंपनी मिलते हैं, जब आप बाहर जाते हो तो 500 लोग मिलते हैं, जब एमडीआरटी करते हो तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो वहाँ पे कितना सीखने को मिलता है, कितना उनसे ग्रैप्स करने को मिलता है, या कहाँ तक आप इस बात को मानते हैं कि आप जितना ट्रैवल करते हो उतना ज़्यादा सीखते हो? देखो, मैं ना एक ट्रैवल को अच्छी इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, बिकॉज लोग कहते हैं ट्रैवल के ऊपर पैसा नहीं खर्चना चाहिए, बट मैं कहता हूँ ट्रैवल के ऊपर भी पैसा खर्चो, बिकॉज जितना आपको बाहर जाकर सीखने को मिलता है, नए लोगों से बात करने को मिलता है, उनकी स्टोरी सुनने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, उतना आप अपने शहर में नहीं सीख पाते हो। आप सीख पाते हो अपने लोगों से भी, बट जब आप बाहर जाते हो आपके अंदर एक अलग ही बिल्ट कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि हाँ, जुनून आता है कि अब मेरे को एक ट्रिप करा है, मेरे को अपनी इनकम बढ़ाकर ऐसा 10 ट्रिप और करने हैं। एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप लोगों से बात करते हो, उनका माइंडसेट समझते हो, थॉट प्रोसेस बात करके उनका समझते हो, तो फिर ऐसा लगता है नहीं तो यार हमसे भी ऊपर इनका थॉट प्रोसेस है, हमसे भी ऊपर कर रहे हैं। सो वो एक इंस्पिरेशन होती है। तो कभी इस तरह का कोई, जैसे कोई इंश्योरेंस इंडस्ट्री से या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कोई बड़ा दिग्गज आपको मिला हो, कभी आपने कोशिश करी कि उनसे कोई टिप्स लिए जाएं, या उनको कभी आपने कहा कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, या मैं कभी आपको 1 to 1 आके मिलना चाहता हूं, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपका? ज़रूर सर, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बार रहा है। हम लोग मीटिंग्स में भी आमतौर पे सब मिलते ही हैं जब होते हैं। सो मेरा हमेशा एक चीज़ ये रहती है कि नीचे झुककर हमेशा सीखो, बिकॉज ऐसा नहीं है मैं यहाँ बैठा हूँ तो हमारे से भी ऊपर बहुत बड़े लोग बैठे हैं जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा फ्लो कर रहे हैं, बट हाँ मैंने हमेशा उनसे सीखा ही है। और मेरे फादर हमेशा एक चीज़ कहते हैं, झुककर सीखोगे तो सारा कुछ पालोगे। अच्छा मानस, आपकी जो एज है, इस एज में आप पैसा बना रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपने गोल सेट कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन इस एज में और भी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, जैसे गाड़ी लेना और गाड़ी के साथ उसकी रेस करना, या गर्लफ्रेंड्स होना, या क्लबिंग करना, पार्टी जाना। तो ये सारे शौक नहीं हैं आपको? सर, ऐसे शौक के लिए कभी अपने लिए टाइम ही नहीं छोड़ा। अच्छा। मेरे लिए ना, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आज भी फादर के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ऑफिस में, घर में नहीं हो पाता इतना, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आज भी अपने फादर के साथ स्पेंड करता हूँ। सो ऐसा होता है, जब बचपन से मैंने अपने फादर को मेहनत करते हुए देखा है, सो उसमें ऐसा होता है कि उनकी मेहनत को ना कभी तोड़ना नहीं है। जो उन्होंने मेहनत करी है, लोगों का विश्वास जीता है, तो उसको आगे बढ़ाना है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसे पैसे कमाने का फ़ायदा भी कि अगर आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाओ, तो इतनी ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी चाहिए कि आपको अपने लिए भी टाइम ना निकाल पाओ। कुछ तो आप लेज़र एक्टिविटीज़ करते होंगे, कुछ तो आपके वेकेशन हॉलीडेज़ होते होंगे, या कुछ तो आपका ऐसा होता होगा कि जब आपको लगता है कि यार अब मैंने काम नहीं करना, मेरे को हफ्ते की छुट्टी चाहिए या 15 दिन की छुट्टी चाहिए, तो ऐसा कभी प्लान आउट नहीं बनता, या दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओ? नहीं सर, ऐसा बीच बीच में बनता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं सारा टाइम काम में रहता हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी टाइम देता हूँ, फैमिली के साथ ट्रिप्स भी करता हूँ, दोस्तों के साथ भी करता हूँ ट्रिप्स। बट हाँ, लाइफ को इक्वल रखना सीखा है। मेरे फादर ने बचपन में एक चीज़ सिखाई थी, या तो 10 साल मेहनत कर लो, 20 साल अच्छे से खाओ, या 10 साल बिल्कुल ऐश करो और 20 साल धक्के खाओ। सो मैंने पहला ऑप्शन चूज़ करा है अपने लिए। वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आज की जो जनरेशन है, जो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे को पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के बाद मेरे को एक अच्छी सी नौकरी करनी है, जो मोस्ट ऑफ लोगों का थॉट प्रोसेस रहता है, या मेरे को कुछ काम करना है, लेकिन काम क्या करना है ये समझ में नहीं आता। तो क्या कारण है कि बच्चे क्यों कंफ्यूज्ड हैं, या उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती, या उनका गोल ही सेट नहीं होता कि मेरे को जाना क्या? मतलब हर बंदा सोचता तो है मेरे को मर्सिडीज़ लेनी है, लेकिन मर्सिडीज़ लेनी कैसे है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए कोई या तो विजन नहीं होता, या उनके पास कोई गोल सेटिंग नहीं होती। सो सर, मैं ना इसमें थोड़ा सा, मतलब मेरे को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये कहती है, क्योंकि जो मैंने अपनी स्टडीज़ में सीखा है
कि हमें ना एजुकेशन सिस्टम हमारा इसको लेकर थोड़ा सा बहुत पीछे है। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि तुम अच्छी CGPA लाओगे या अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हें अच्छी कंपनी हायर कर कर लेकर जाएगी और तुम्हें अच्छा पैकेज मिलेगा। बट अगर तुम अच्छी CGPA नहीं लेकर जाओगे तो तुम्हें ऐसी कंपनी लेकर जाएगी जहाँ तुम्हारा पैकेज कम होगा। सो मेरे को हमेशा ये रहता है कि हमेशा हमें ये थोड़ा सा ये भी सिखाना चाहिए एज अ BBA के बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से कह रहा हूँ कि जॉब क्रिएटर कैसे बनना है। हमें ये कहीं नहीं सिखाया जाता कि जॉब क्रिएटर कैसे बनना है, हमें ये सिखाया जाता है कि आप जॉब जाकर करो। जॉब सीकर बनना सिखाया जाता है, हमें जॉब क्रिएटर नहीं बनना। सो मेरे को ऐसा लगता है और मेरे को खुद भी ऐसा बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है। जॉब सीकर नहीं बनना। जहाँ जॉब सीकर बनना है वहाँ जॉब सीकर बनना है। मैंने खुद ने, मेरे फादर ने मेरे को लास्ट ईयर इंटर्नशिप करवाई थी निपॉन के अंदर। मैंने 1 महीना वहाँ भी इंटर्नशिप करी थी न्यू दिल्ली के हेड ऑफिस में, जहाँ पे मेरे पास ना कोई गाड़ी का साधन होता था ना मेरे पास कुछ होता था। वहाँ मैंने मेट्रोस के अंदर धक्के खाए, मैंने दुनिया देखी, लोगों से काम करने का अंदाज सीखा कि कैसे करना है। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। राइट। अब जैसे आपने कहा कि आपके फादर ने 25 साल पहले एक रिटायरमेंट प्लान बना रहे थे कि मेरे को यहाँ जाके रिटायर होना है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने तब ये सोचा था जब उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया था। आपको फिर भी एक स्टेप बना हुआ मिला, तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग फिर 20 साल की होनी चाहिए कि मेरे को 20 साल में रिटायर होना है। मेरे को मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग भी लंबी है, बट हाँ बीच में ऐसा नहीं है कि मैं सारा पैसा रिटायरमेंट पे निकालूंगा। मैंने ऐसे से गोल्स भी अपने लिए खुद सेट करे हुए हैं, क्योंकि देखो मेरे को भी आफ्टर ऑल गाड़ियों का शौक है, मेरे को भी अपने शौक पूरे करने हैं, आपने बोला है, बट मेरे को अपने शौक पूरे करने हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के साथ अपनी। मेरे को वेल्थ भी क्रिएट करनी है और शौक भी पूरे करने हैं। मेरे को ऐसा नहीं कि शौक पूरे करो और पैसे मत जोड़ो, मेरे को ऐसा नहीं है। सो मैंने अपने बीच में गोल्स भी सेट करे हैं, जिसमें कार का गोल भी सेट करा है, घर के लिए गोल भी सेट करा है, अपनी फैमिली ट्रिप्स के लिए भी करा है। तो उसके साथ साथ रिटायरमेंट प्लानिंग एक प्लान करी है। राइट। अच्छा मानस, यहाँ पे अगर हम एक अलग तरह से बात करना चाहें कि जिस इंडस्ट्री में आप हो, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री कह लो, उसमें क्या है कि प्रोडक्ट आपके हाथ में नहीं है। आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसकी रिटर्न्स फिक्स हैं। जैसे गारंटेड प्लान की बात करें, अगर एक एक्स प्रोडक्ट है, उस एक्स प्रोडक्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट जाएगी और इतनी गारंटेड रिटर्न आएगी, वो सबको पता है। एग्जैक्टली। आप भी वही बेच रहे हो, मैं भी वही बेच रहा हूँ, तीसरा बंदा भी वो बेच रहा है। और सबसे बड़ी हमारे लिए जो कंपटीशन है वो हमारे लिए हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी वही चीज़ बेच रहे हैं। इन सब के बीच में अपने आप को आप क्या अपने पास एक यूनिक आपके पास चीज़ है कि वो क्लाइंट ना तो वहाँ पे उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाए, ना वो किसी और एडवाइज़र के पास जाए, वो आपके पास ही क्यों आए? ऐसी क्या खास चीज़ है आपके पास? सर एक तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खास, ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं है, जो बाकी सब लोग कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। बट हाँ, एक लोगों के साथ प्यार, रिलेशनशिप, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट एंड सर्विस। अगर आप वो कस्टमर को प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर क्यों कहीं और जाएगा। इसमें कोई झूठ नहीं है। आप हमसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, डिफरेंस आता है। हमारे पास भी क्लाइंट कहते हैं, बट हाँ हम लोग जैसे क्लेम सेटलमेंट्स करवाते हैं कस्टमर्स के लिए या उनके साथ खड़े होते हैं, वो चीज़ ऑनलाइन कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए हम अपने आप को डिफरेंशिएट यहाँ कर देते हैं। हम लोग सर्विस के अंदर बहुत अच्छा कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कस्टमर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं वो कहता है कि नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, एक इंश्योरेंस के बिजनेस में पहले टर्म यूज़ होती थी एजेंट, आज लोग इसको फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइज़र कहने लगे हैं। तो आपकी नज़र में एजेंट और एडवाइज़र में क्या डिफरेंस है, पहला? और दूसरा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एंट्री बहुत ईजी है, तो आपको नहीं लगता कि बेफालतू का कंपटीशन है, जो लोग काम कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने एक कंपटीशन क्रिएट कर रखा है? क्योंकि ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री में अगर 100 एडवाइज़र मार्केट में आता है तो साल के एंड तक जाके बड़ी मुश्किल से 10 ही रह जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं। बाकी 90 तो ऐसे होते हैं जिन्होंने बस अपने घर की एक पॉलिसी डाल दी, अपने रिश्तेदार की किसी की डाल दी और काम खत्म है। लेकिन क्योंकि वो सिस्टम में है, उनको पता सब कुछ है, वो कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों के लिए आप क्या सोचते हो, कंपनीज़ को क्या करना चाहिए या हम उस कंपटीशन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? सर देखो, जहाँ तक कंपनीज़ की बात है, आई थिंक उसके लिए IRDA या सेबी बैठा ही है। उसके लिए हमें टेंशन तो लेनी ही नहीं है, वो इसी चीज़ के लिए बैठा है, वो अपने आप सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर देगा। बट जहाँ तक हाँ कस्टमर्स की बात आती है, देखो मेरे को इतना पता है कि मैं बार बार कहता हूँ,
जहाँ आप कस्टमर को सर्विस अच्छी दोगे ना, या ट्रस्ट बनाओगे, प्रोडक्ट सच बोल कर दोगे और उसके सूटेबिलिटी के हिसाब से दोगे। आप कह रहे हो 100 में से 10 लोग काम कर रहे हैं, बट मैं ये कहता हूँ 100 में से सिर्फ 5 या 10 लोग वही होते हैं जो कस्टमर की सॉल्यूशन को ढूंढ पाते हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाते हैं। जी। बिकॉज हर बंदा कस्टमर को, देखो हर बंदा ये चाहता है मैं उसको बस ये बेचाऊँ, वो सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर आएगा, बस बेच कर आएगा। एक बेचने में और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा अंतर है, और वो कला भी मेरे को ऐसा लगता है हर किसी में नहीं हो सकती। सो मैं इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करता हूँ। राइट। अच्छा, एक हमारे इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है, प्राइस डिफरेंशिएशन तो चलो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म आता है, वो तो चलो हम सर्विस वाले पार्ट के साथ उसको पार्ट कर देते हैं। क्लाइंट भी चीज़ समझता है कि मैं ऑनलाइन जाऊँगा मेरे को सर्विस नहीं मिलेगी, ऑफलाइन में मेरे को सर्विस मिल जाएगी। एक हमारे यहाँ पे ना लोगों के दिमाग में यह है कि इंश्योरेंस वाले पता नहीं कितना कमाते हैं। उनको ये तो दिखता है कि हम साल में फॉरेन ट्रिप लगा के आते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता उस फॉरेन ट्रिप को लगाने के लिए हमने मेहनत कितनी करी थी। अगर हमने एक 50 लाख का बिज़नेस किया था तो 50 लाख के बिज़नेस में शायद हम 5,000 लोगों को मिलने गए थे, तब वो 50 लाख का बिज़नेस आया, इतनी ईजीली नहीं आया। तो हमेशा हर किसी को ये लगता है कि हमें ना इसमें से पे आउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हर कोई ना वो मांगने की कोशिश में रहता है कि यार अच्छा प्रोडक्ट तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब मेरे को छोड़ोगे क्या। तो इस तरह की सिचुएशन जब आपके सामने आती है तो आपका क्या जवाब रहता है, या पे आउट देते हो या नहीं देते हो? सर पहली बात तो पे आउट की बात रही, गाइडलाइंस के हिसाब से आप दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते नहीं, गाइडलाइन तो सर सबको पता है, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर ओपनली मांगते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो बांटते भी हैं। मैं तो नहीं बांटता, मैं अपने बारे में तो जानता हूँ आपके बारे में क्या? सर मैं कस्टमर को एक ही चीज़ कहता हूँ, या तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा लो या आप प्रोडक्ट ले लो। सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने में और प्रोडक्ट लेने में, दोनों में देखो बहुत बड़ा अंतर है। जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने होगे तो मेरे पास टेबल पे, ऑन द टेबल पे मैं आपके लिए 50 चीज़ें निकालूंगा। बट हाँ, जब आपको प्रोडक्ट ही लेना है, मैं कस्टमर को पे आउट्स की जगह ये कहता हूँ कि अगर आपको खुद कोई प्रोडक्ट लेना है और आपको इतना अच्छा नॉलेज है, सच्चाई है, आप क्यों पैसे बर्बाद करो मेरे पास आके, मेरे को कमीशन आएगा, तो आप डायरेक्ट ले लो। डायरेक्ट ले लो, ये सबसे बढ़िया आंसर होना चाहिए। राइट। अच्छा मानस, अब अगर हम ये बात करें कि हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल की जो मार्केट्स है, चाहे वो इंश्योरेंस की मार्केट कह लो या म्यूचुअल फंड की मार्केट कह लो या स्टॉक मार्केट कह लो, इस वक्त बहुत बूम पे है। मार्केट में बहुत पैसा आ रहा है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी डरे हुए हैं कि ये शायद एक बबल तो नहीं है जो एकदम से फूट जाएगा, और अगर फूट जाएगा तो हमारे पैसे का क्या होगा। तो जो म्यूचुअल फंड्स और ख़ासकर जो इंश्योरेंस की यूलिप प्लान्स होते हैं, उसमें आप क्या टेक केयर करते हो कि कस्टमर का पैसा ना डूबे? सर पहले तो कस्टमर से हम यही पूछते हैं कि उनको कितने साल में पैसा चाहिए, बिकॉज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से एलोकेशन कर दी और कहीं भी पैसा डाल दिया, बिकॉज हम सिर्फ केयर टेकर है उनके पैसे की। ऐसा नहीं हो गया अगर हमारे पास इतना पैसा आ गया तो वो हमारा पैसा हो गया, हम सिर्फ उस पैसे के केयर टेकर हैं। सो कस्टमर की पहले तो नीड और क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है और कितने टाइम के लिए करना चाहता है, हम वो चीज़ समझेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे जाएंगे, इसके बाद हम उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग समझेंगे, बिकॉज रिस्क प्रोफाइलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं दे सकते, और वही हमारा काम है। पहले कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग को समझ के उसको प्रोडक्ट बताना कि हाँ ये आपके लिए सूटेबल है, और इसके बाद हम कस्टमर को वो प्रोडक्ट समझाते हैं, और इसके बाद कस्टमर हमारे को बताता है, नॉट कस्टमर मतलब हम उसके आगे ऑप्शंस देखते हैं, तो कस्टमर उसमें से सिलेक्ट कर कहता है हमें ये दे दो। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ऐसे भी कहते हैं क्लाइंट्स मेरे को कि नहीं आप रिस्क प्रोफाइलिंग हो गई है, आप खुद सिलेक्ट करो, तो उस टाइम पे हम कस्टमर्स को सूटेबिलिटी के हिसाब से वो प्रोडक्ट दे देते हैं। मतलब मार्केट में जिस तरह से एक्सपीरियंस है, जो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है उसके हिसाब से फिर अपनी सजेशन पे आ जाते हैं। नहीं देखो मैं ये मानता हूँ मोस्ट ऑफ द आज भी बच्चे जो करते हैं मेरे को दिखाते हैं कि हाँ ये फंड ने इतनी रिटर्न दी है, पास्ट परफॉर्मेंस ठीक है, कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है आपका पास्ट परफॉर्मेंस अगर आ गया है तो वो आपको आगे भी आकर रिटर्न्स देगा। लेकिन बेंचमार्क तो पास्ट परफॉर्मेंस ही बनती है ना। बेंचमार्क फास्ट परफॉर्मेंस बनते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ना कि भी हाँ वही चीज़ देगा। सो एक रिस्क प्रोफाइलिंग ऐसी चीज़ है, और दूसरी कस्टमर की सूटेबिलिटी प्रोडक्ट जो हमारे को समझ कर उसको देनी चाहिए। बिकॉज देखो यूलिप्स की जैसे आप बात कर रहे हो, उसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऑप्शंस भी आते हैं। सो हम कस्टमर्स से पहले पूछते हैं कि हाँ आपको अगर मार्केट में, प्योर मार्केट में लगाना है तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप में चले जाओ या लार्ज कैप में, वो भी कस्टमर से पूछ के। बिना पूछे हम कुछ नहीं करते आज भी, बिकॉज उसका पैसा है, उसकी हर चीज़ है, हम तो सिर्फ केयर टेकर है आज भी उस पैसे के।
तो पहले कस्टमर से नहीं, तो अगर वो कहता है मेरे को नहीं रिस्क लेना है, यूलिप्स लेनी है मेरे को 5 साल के बाद चाहिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चले जाओ। राइट। अच्छा मानस, जैसे आपने कहा कि आपने फादर का एक प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आपने अपना काम शुरू किया, अब आप इंडिविजुअली जाते हो मार्केट में, कई बार आप उस प्लेटफॉर्म के बिना भी जाते हो और मार्केट में कस्टमर, आप नया कस्टमर निकालते हो, तो कभी इस तरह का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि लोगों ने आपको बोला हो या आपके फादर को ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं मानस अब इस लाइन में ट्रेंड हो गया है, या कभी आपके फादर ने इस तरह से कहा यार मेरे को फला आदमी ने बोला यार मानस इस बार आया था बहुत अच्छा सोल्यूशन दे के गया, कुछ इस तरह का कभी कॉम्प्लीमेंट आया हो? सर ऐसे कॉम्प्लीमेंट अब आने लग गए हैं, मेरे फादर को बहुत अच्छा लगता है। देखो फादर मेरे को ऐसा लगता है कभी भी अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट हाँ जब वो अंदर से खुश होते हैं तो दिख जाता है कहीं ना कहीं बच्चों को। तो हाँ ऐसे बहुत लोगों ने अब थोड़े रिसेंट टाइम में मेरे फादर को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दिया मेरे बारे में, और मेरे जहाँ तक फादर की बात है बचपन से अब तक मैंने उनके बारे में कॉम्प्लीमेंट ही सुने हैं। राइट। अच्छा मानस, एक चीज़ और है कि जब आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उस प्लेटफॉर्म में एक बेंचमार्क सेट होता है। अब जैसे आपकी फर्म है, आपकी फर्म का एक बेंचमार्क सेट है, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट है, सब कुछ है। उस कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है कि लोग आपको, आप जाते हो एज कस्टमर के पास सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे, लोग कहते हैं हाँ बेटा कोई बात नहीं ठीक है मैं बाद में पापा से बात कर लूँगा। तो वो ब्रिज कैसे तोड़ना पड़ता है या कैसे टूटता है कि नहीं सर पापा तो है, इस वक्त मैं आया हुआ, मेरे से बात करो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या बेटर दे सकता हूँ। सर हमारे ना बहुत सारे क्लाइंट्स, अब जैसे जैसे पापा की एज बढ़ रही थी, बहुत अभी भी यंग है, खैर वो ऐसे ही नहीं है यंग है, ठीक है 50s की एज में आ गए हैं, तो मेरे 3-4 साल पहले पूछने लग जाते थे क्लाइंट्स, अब जैसे पूछ रहे थे रिसेंट टाइम में भी आपके जाने के बाद क्या होगा। सो पहले हम पापा के पास कोई जवाब नहीं होता था, बट हाँ मेरे फादर कहते हैं कि हाँ मेरे जाने के बाद मानस है वो संभालेगा। सो उस चीज़ से कॉन्फिडेंस एक तो क्लाइंट्स के अंदर बहुत आया, और जहाँ तक आप कह रहे हो कि क्लाइंट्स कहते हैं हाँ, बिकॉज कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं सेकेंड जनरेशन वाले हमारे जो मेरे साथ बात करने में कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट मेरे फादर के साथ नहीं रहते हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हाँ मैं हमारे फादर भी वहाँ से करवा रहे हैं, अगर हम इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हम मेरे फादर को मत बता दें। कई बार होता है ना बच्चों के पास पैसे जुड़ गए या चोरी छिपे हो गए कि हाँ घर पर नहीं पता लगना चाहिए। सो वो कहीं ना कहीं एज डिफरेंस और गैप रहता ही रहता है, आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, बिल्कुल रहता है। बट हाँ क्लाइंट को जब आप धीरे धीरे जाने लगो, बात करो, तो वो आपके ऊपर फिर करने लग जाता है। बट थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पर जब आप नए आते हो थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा ये रहा इन्वेस्टमेंट्स में, आपने कहा कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो डिसीजन पावर आ गई है, अब आपके घर में या आपके ऑफिस में अब आपकी कितनी डिसीजन पावर आपके पास आ गई है कि अगर आपने बोला कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये गाड़ी लेनी चाहिए या पापा को ये वाला प्रोडक्ट नहीं, हम ये वाले प्रोडक्ट में ज़्यादा कस्टमर्स का जो है इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ये प्रोडक्ट मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेटर है, तो कितनी आपकी अब डिसीजन मेकिंग पावर जो आप क्लाइंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, तो आपके घर में अब आपकी कितनी चलने लग गई है? सर देखो जैसे कुछ भी चीज़ लेनी है, आपने बोला गाड़ी लेनी है या कुछ भी लेना है घर में, तो मोस्टली डिसीजन पापा और मेरा म्यूचुअली रहता है। हमारा ऐसा नहीं होता है कि हाँ एक बंदे ने डिसीजन ले लिया तो वो बिल्टअप होगा, हम एक दूसरे की सुनते हैं, करते हैं, और एक म्यूचुअल डिसीजन लेकर ही आगे प्रोसेस करते हैं। कुछ चाहे कस्टमर को लेकर है, हमारे क्लाइंट्स को लेकर है, आज भी मैं पापा से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा, क्योंकि अभी मेरे को देखो इतना समय नहीं हुआ, हाँ बट ठीक है 3 साल हो गए हैं, बट आज भी कहीं ना कहीं मैं स्टक होता हूँ, तो फादर से ज़रूर अपने गाइडेंस लेता हूँ और उनके साथ बैठकर उनसे चीज़ें सीखता हूँ और इसके बाद ही आगे प्रोसेस करता हूँ। अब चलते चलते मानस, मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि आपके जैसे जो यंगस्टर्स बच्चे जो पढ़ भी रहे हैं, जिनके ऊपर अगर घर की जिम्मेवारी है या नहीं है, आप क्या उनको टिप देना चाहोगे कि आपको इतनी की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और दूसरा कि कहाँ पे जाके आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, कि आज ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी के पीछे ही भागना है, फ्रीलांसिंग में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम्स हैं जो आप पैदा कर सकते हो, तो यंगस्टर्स के लिए आपका क्या टिप रहेगा? यंगस्टर्स के लिए देखो मेरा टिप ये रहेगा, देखो हर बंदे की सूटेबिलिटी और इनकम अलग अलग है, बिल्कुल हर बंदे की सूटेबिलिटी और इनकम सेम नहीं होगी, और हर बंदे के हालात भी डिफरेंस है, नीड भी अलग अलग होगी, नीड्स भी अलग अलग है, गोल्स भी अलग अलग हैं। सो पहले तो देखो बात कर कर ही कस्टमर से समझ आएगा कि हाँ क्या एक्सपेक्ट करता है, वो कितने टाइम में करता है और कितनी अमाउंट करता है, वो मैटर करती है, और क्यों करता है,
क्योंकि जब तक हम वो नहीं समझ पाएंगे तो आगे यंगस्टर्स को भी हम गाइडेंस अच्छे से नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हमारा काम ही वो है कि अच्छा एडवाइस करना कस्टमर को और अच्छा रिस्क सूटेबल प्रोडक्ट देना उसको। तो यंगस्टर्स के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी, कम से कम जितना आप अभी अर्न कर रहे हो उसका कम से कम आप 40 to 50% एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। बिकॉज मैं चाहे सिप्स भी हैं, मैं सिप को गुड EMI कहता हूँ और मैं वैसे दूसरी EMI को बैड EMI कहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं चाहे मार्केट कम भी है रिटर्न आएगी लॉन्ग टर्म के अंदर, बट वहाँ इनिशियली स्टेज पे आप बैंक को ब्याज दे रहे हो। सो मेरे लिए एक एडवाइस रहेगी कि आप एक गुड EMI ज़रूर करो, चाहे छोटे से करो, बिकॉज गुड EMI आपको फ्यूचर में बहुत सारी EMIs के लिए हेल्प करेगी। मतलब आपका मोटा मोटा कहने का ये है कि एक चीज़ को लेने के लिए उसकी EMI भरने से बेटर है उसके लिए पहले सिप्स लगा लो, उस सिप से जो पैसा जनरेट होगा उसके बाद आप वो चीज़ परचेज करो, तो आपको खुशी भी ज़्यादा होगी, एक तो बैंक का ब्याज नहीं देना पड़ेगा और अपने ही पैसे से एक नई वेल्थ क्रिएशन के थ्रू आपकी एक चीज़ आ जाएगी। एग्जैक्टली आ सकती है, बट हाँ ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि भी वो गोल पहले से डिसाइड करो, बिकॉज ऐसा मत हो कि उस टाइम पर मार्केट डाउन हो, बिकॉज देखो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट है वो भी, चाहे कोई भी है। सो ऐसी चीज़ उसके अंदर ऐसी चीज़ ज़रूर करो कि भी आपके पास एक रिस्क सूटेबिलिटी हो। रिस्क सूटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, अगर उस टाइम पे मार्केट थोड़ी सी डाउनफॉल में भी हो तो आपके अंदर रिस्क एपेटाइट अच्छी हो। राइट। तो दोस्तों ये थे यंग और डायनामिक मानस भल्ला, जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में अपने लिए गोल सेट कर लिए और साथ में उन्होंने ये जो मार्केट है, जो कहते हैं कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की मार्केट बड़ी रिस्की है, इसमें एंटर करना आसान है लेकिन उसमें सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सस्टेन भी कर रहे हैं, उस मार्केट को समझ भी रहे हैं और उस मार्केट में से पैसा बना भी रहे हैं और लोगों को बनाना सिखा भी रहे हैं। तो आज हम यही कहेंगे कि यंगस्टर्स के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर वो करना चाहें, सिर्फ उनको अपने गोल के ऊपर और अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जिस दिन आप फोकस करना सीख जाओगे उस दिन आप भी मानस की तरह अपने लिए वेल्थ खुद क्रिएट करना सीख जाओगे। आपको किसी की गाइडेंस की या किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी पड़ती है तो ऐसे यंगस्टर्स मार्केट में हैं जो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस तरह की और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ देखने के लिए जुड़े रहे चैनल मंथन के साथ। आज हम लेंगे मानस से विदा, अगली बार मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक हमारी तरफ से बाय बाय। मानस, थैंक यू वेरी मच।